हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। तो जी पिछली वीडियो में हमने सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स को खोद के निकाल लिया था। जे थॉमसन अपना प्लम पुडिंग मॉडल बनाकर निकल लिए। प्लम पुडिंग बोले तो आप खीर से कंपेयर कर सकते हैं, जिसमें बीच बीच में काजू किशमिश पड़े होते हैं। कुछ इसी तरह से जे थॉमसन के एटॉमिक मॉडल में इलेक्ट्रॉन पड़े थे, और अब तो आप जानते ही हो कि वो गलत था। अब वापस चलते हैं अपने काम की घटनाओं पर, जिसमें दो मेन कैरेक्टर हैं, एक है नील बोहर और दूसरा है रदरफोर्ड। इन्हें आप केमिस्ट्री के चाचा फूफा भी कह सकते हैं। नील बोहर और रदरफोर्ड में चल रहा था 36 का आंकड़ा। आओ बताता हूं उनके बीच की राइवलरी की कहानी के बारे में। और यहाँ ये बात याद रखना कि इस ऐलाने जंग का आगाज रदरफोर्ड की तरफ से हुआ था। रदरफोर्ड ने अपने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट का जुगाड़ बनाकर दुनिया को अपने हाथों की करामात दिखा दी। उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल पर दे मारा। यहाँ एक बात याद रखना, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में अल्फा पार्टिकल का सोर्स रेडियम था, लेकिन आपकी बुक्स में हीलियम लिखा है और ये है उसका प्रूफ। अब आप कहोगे सर क्यों बाल की खाल निकाल रहे हो, हीलियम और अल्फा पार्टिकल सेम ही तो होता है ना। ना, ये गलती मत कर देना। हीलियम केमिकली इनर्ट है, वो रिएक्ट नहीं करती, लेकिन एक अल्फा पार्टिकल भूखे नंगों की तरह हर उस चीज पर टूट पड़ता है जो उसके रास्ते में आती है, मतलब रिएक्ट करने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन अगर आप हीलियम से उसके 2 इलेक्ट्रॉन छीन लो तो वो अल्फा पार्टिकल बन जाएगी। तो बुक्स में करेक्शन की जरूरत है, और जिनकी बुक्स में हीलियम 2+ लिखा है वो टेंशन मत लो। अब आता है दूसरा सवाल, रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल का ही इस्तेमाल क्यों किया था। देखो यहाँ एक बात याद रखना कि रदरफोर्ड को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पतली से पतली मेटल की परत चाहिए थी, जिस काम में गोल्ड बिल्कुल फिट बैठता था, क्योंकि गोल्ड धरती पे पाया जाने वाला उस समय का सबसे मेलेबल मटेरियल था, जिसकी सबसे पतली परत बनाई जा सकती थी। हालांकि रदरफोर्ड ने और भी मटेरियल्स का इस्तेमाल किया, लेकिन रिजल्ट ज्यादा एक्यूरेट नहीं थे। चलो जी, दो चीजें रेडी हो गई हैं, एक तो अल्फा पार्टिकल फेंकने का जुगाड़ और दूसरा जिस पे अल्फा पार्टिकल फेंकने हैं। तो अब चाहिए अपने को एक डिटेक्टर जो हमें यह बता सके कि फेंके हुए अल्फा पार्टिकल के साथ क्या हुआ। अल्फा पार्टिकल को डिटेक्ट करने के लिए उन्होंने एक रिंग तैयार करा, जिस पर जिंक सल्फाइड की कोटिंग लगाई। अब ये जिंक सल्फाइड ना बड़ी कमाल की चीज है। अगर आप जिंक सल्फाइड पे 336 नैनोमीटर से बड़े वेवलेंथ का कोई पार्टिकल फेंक के मारते हो तो वो चमकता था। तो वो बिल्कुल आइडियल चॉइस थी हमारे इस एक्सपेरिमेंट की। अल्फा पार्टिकल के टकराने पर जिंक सल्फाइड देता था हरे रंग का ग्लो। तो अब रदरफोर्ड के पास आ चुकी थी सारी चीजें, अल्फा पार्टिकल को फेंकने का जुगाड़, गोल्ड फॉइल और उसको डिटेक्ट करने के लिए एक सेमी सर्कुलर रिंग जिस पर लगाई गई थी जिंक सल्फाइड की लेयर, जो देती थी हरे रंग का ग्लो अगर उस पे अल्फा पार्टिकल टकराया तो। अब उनके एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या कि बहुत सारे पार्टिकल इधर उधर निकल लिए और कुछ पार्टिकल पीछे जाके टकरा गए। इन दो बातों से ये तो पता लग गया कि एटम के बीच में बहुत सारी खाली जगह है, लेकिन एक दो पार्टिकल ऐसे भी थे जो कि टकरा के सीधा वापस आ गए, जिससे रदरफोर्ड ने यह कंक्लूड किया कि एटम के बीचों बीच कोई बहुत भारी और जबरदस्त पॉजिटिव एनर्जी वाला पार्टिकल है, जिसे नाम दिया गया प्रोटॉन। रदरफोर्ड के इस एक्सपेरिमेंट तक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, क्योंकि रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट 1909 और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी 1932 में जाकर हुई थी। अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर रदरफोर्ड ने बताया एटम का न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, जिसके चारों तरफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, वो भी सर्कुलर पाथ में और एक जबरदस्त रफ्तार के साथ, जिसके सर्कुलर पाथ को आप ऑर्बिट कह सकते हैं, जैसे सूरज का चक्कर बाकी ग्रह लगाते हैं। और इन्हीं चक्कर लगाते हुए नेगेटिव चार्ज और सेंटर में पॉजिटिव चार्ज के बीच की अट्रैक्शन फोर्स एक एटम को टूटने से बचाती है। हाँ, यही गलती कर गए रदरफोर्ड। उनकी इस गलती को पकड़ लिया नील बोहर ने। वो आए दंदनाते हुए कॉलर चढ़ा के, क्या 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 भैया क्या, जरा रुको, अभी पहले हमारी बात सुन लो, कुछ भी चिपका के निकल लोगे, ऐसे नहीं चलेगा। पहले मेरे सवाल का जवाब दो। ये बताओ, ये तुम्हारा चार्ज पार्टिकल कौन सा च्यवनप्राश खा के दौड़ लगा रहा है? मतलब तुम्हारा पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है और वो थक भी नहीं रहा, क्योंकि जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने कहा था अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा तो वो हर हालत में एनर्जी रेडिएट करेगा, और अगर उसने एनर्जी रेडिएट करी तो उसकी एनर्जी धीरे धीरे कम होगी। इसका मतलब ये हुआ
कि अगर एनर्जी कम हुई तो वो पार्टिकल धीरे धीरे न्यूक्लियस पे जाकर टकरा जाएगा। तो एटम स्टेबल कैसे होगा, इसे एक उदाहरण से समझो। मान लो आप खा पी के एकदम सेट होकर दौड़ लगाने चले गए और आप एक सर्कुलर पाथ में दौड़ लगा रहे हो, तो धीरे धीरे आपके शरीर पे थकान हावी हो जाएगी। लेकिन अगर आप दौड़ते हुए अपनी गति को बढ़ा रहे हो, यानी अपनी वेलोसिटी को बढ़ा रहे हो, यानी आप एक्सेलरेट कर रहे हो, तो थकान बहुत तेजी से आपके शरीर पर हावी होगी। और एक्सेलरेट करने के दो तरीके हैं, या तो आप अपनी गति बढ़ाओ जो कि इलेक्ट्रॉन नहीं कर रहा था, या फिर आप अपने घूमने की दिशा को लगातार बदलते रहो जो कि इलेक्ट्रॉन कर रहा था। और क्योंकि वो लगातार घूमने की दिशा बदल रहा था तो इसका मतलब वो हुआ एक्सेलरेट। और अगर वो एक्सेलरेट हो रहा है तो उसकी एनर्जी कम होनी चाहिए, क्योंकि जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने तो यही बताया था। और अगर एनर्जी घटी तो दुर्घटना होगी। पर असल जिंदगी में तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा था। नील बोहर ने एक ऐसा सवाल फेंक के मारा जिसका जवाब रदरफोर्ड के पास नहीं था। तो रदरफोर्ड ने भी बोल दिया, ठीक है तो जाके तुम ही कुछ उखाड़ लो। नील बोहर ले गया बात दिल पर और चल दिया उखाड़ने। इतिहास गवाह है, जब जब किसी ने कुछ उखाड़ा है तो पब्लिक को बड़ा मजा आया है। एक बार गदर पिक्चर में सनी देओल ने हैंडपंप उखाड़ा था और इस बार मिशन पे निकले हैं नील बोहर। इसके बाद नील बोहर आए अपनी थ्योरी लेकर। उन्होंने ये कहा कि रदरफोर्ड ने जो ये इलेक्ट्रॉन का जाल फैला रखा है इसको ठीक करो, ये ना चलता। और उन्होंने अलोकेट कर दिया हर एक इलेक्ट्रॉन को उसका अपना खुद का ऑर्बिट, जिसे आप इलेक्ट्रॉन का घर भी बोल सकते हो। और इसके बाद उन्होंने ये कहा कि जब तक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा तब तक एक्सेलरेशन होते हुए भी वो कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। अब यहाँ रदरफोर्ड को तो आइडिया लग गया था कि बोहर तगड़े पत्ते खेल के आया है। लेकिन भीड़ में से कुछ नमूने खड़े हुए और उन्होंने बोला, चचा तुम्हारे इलेक्ट्रॉन ने कौन सा चूर्ण खाया है जो एक्सेलरेट होते हुए भी वो एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहा। तब नील बोहर ने कहा, भैया ये इलेक्ट्रॉन है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन होता है 0। पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में एक्सेलरेशन 0 होता ही क्यों है? ये मैं बताऊंगा। देखो, सर्कुलर मोशन में घूमते हुए अगर आप अपनी रफ्तार को नहीं बढ़ा रहे हो, यानी एक कांस्टेंट वेलोसिटी पे मूव कर रहे हो, यानी एक फिक्स रफ्तार पर मूव कर रहे हो, तो आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होगा। अब ये क्या नई बसूड़ी है? तो भैया जब आप सर्कुलर मोशन में घूमते हो तो लगातार आपकी दिशा बदलती है, यानी लगातार आपका एंगल चेंज होता है, और एंगल चेंज होने की रफ्तार को हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। और क्योंकि एंगल एक फिक्स रफ्तार से चेंज हो रहा है तो इसका मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया 0, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी में कोई बदलाव आ ही नहीं रहा। थोड़ा और डिटेल में जाने के लिए क्लास 11th का रोटेशनल मोशन चैप्टर पढ़ लो, बड़ा मस्त तरीके से समझाया उसमें। जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में होती है तो वहां दो तरह के एक्सेलरेशन होते हैं, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और दूसरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होगा लेकिन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, और ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डिपेंड करेगा एंगुलर वेलोसिटी पर। और क्योंकि सर्कल में घूमने की रफ्तार में कोई बदलाव नहीं आ रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी होगी कांस्टेंट, और क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा 0। और अगर एंगुलर एक्सेलरेशन 0 हो गया तो हम ये बोल सकते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन 0 होता है। तो मोटा माटी कहें तो ना रहा एक्सेलरेशन और ना इलेक्ट्रॉन रेडिएट करेगा एनर्जी, मतलब टेंशन खत्म। तो नील बोहर की थ्योरी ने केमिस्ट्री की दुनिया पर 14 साल तक एक छत्र राज करा, और फिर 15वें साल में आई दिल दहला देने वाली खबर। मैदान में उतर चुके थे हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग थे एक जर्मन फिजिसिस्ट जिनके खुरापाती दिमाग ने बनाया एक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। उन्होंने कहा किसी भी पार्टिकल की स्पीड और पोजीशन को एक साथ सटीकता से बताना बिल्कुल असंभव है। आओ उधेड़ते हैं उनके अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को और देखते हैं कितना था उसमें दम। अगर आपने मेरी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की सीरीज देखी है तो उसमें मैंने बताया था कि थॉमस यंग द्वारा किए गए डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से यह साबित हो गया था कि लाइट के पास वेव नेचर है, लेकिन लाइट का पार्टिकल नेचर प्रूव हुआ था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। उसके बारे में इंटरनेट पे हजारों वीडियो हैं, जो चाहे आप देख लो, बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। अब जो मैं कहने जा रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं इस एक्सपेरिमेंट को उल्टा कर दूं, मतलब डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमने एक वेव नेचर वाली चीज को टेस्ट किया था जिसका बाद में पार्टिकल नेचर भी निकल आया। लेकिन क्या हो अगर मैं पार्टिकल नेचर वाली चीज को यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में टेस्ट करूं? मेरा इशारा है इलेक्ट्रॉन की तरफ। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट
एक्सपेरिमेंट में प्रोजेक्ट करके देखूं तो क्या होगा। बिल्कुल यही ख्याल डेविएशन और जर्मर के दिमाग में आया। उन्होंने एक मेटल प्लेट पे इलेक्ट्रॉन्स को दे मारा। उम्मीद के हिसाब से अगर डिफ्रैक्शन नहीं होता है तो हमें मिलेगा एक सिंगल डॉट। पर भाई साहब कमाल ही हो गया, हमें मिला एक सर्कुलर डिफ्रैक्शन पैटर्न जिसने ये साबित कर दिया कि एक इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन वेव और पार्टिकल दोनों की तरह बिहेव कर रहा था, जैसे कि फोटोन करता है। हाँ जी, और इस बात को पकड़ लिया हाइजेनबर्ग ने। नील बोहर ने कहा था इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, और डी ब्रोगली ने बोला कि कोई भी मैटर पार्टिकल अगर मोशन में है तो वो बनाएगा एक वेव। और हाइजेनबर्ग ने कहा कि अगर कोई पार्टिकल वेव नेचर शो करता है तो उसकी पोजीशन और उसकी वेलोसिटी दोनों को एक साथ आप सर्टेनिटी के साथ नहीं बता सकते। पर ऐसा क्यों? हाँ, ये एक सही सवाल है और इसकी मिलेगी आपको बहुत तगड़ी एक्सप्लेनेशन। एंड नाउ आई कैन से वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स।